Good evening to all of you. I'm audible. Good evening to all of you. I'm audible to you. ठीक है, ओके, थैंक यू। द वॉइस इको हो रही है तो अपना रिफ्रेश एक बार करो, है ना, रिफ्रेश करो, रिजॉइन करो। हाँ अर्पित, बेटा मैं इंटरव्यू लेके नहीं आया अभी। हाँ, इंस्टीट्यूट से क्लास ले रहा हूँ आज। ये उज्जवल सही बोल रहे हैं। हाँ हर्ष, चलो हाँ, कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है ऑफिस से क्लास लेने में, और मैं अगर घर से क्लास लेता हूँ तो उसमें बोर्ड में हल्का सा अंतर आता है। थैंक यू मासिरा, ठीक है, थैंक यू। चलिए, चलो अब इधर देख लो पहले, है ना। आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो इस पे ध्यान दो पहले। सेक्शन 18 सीपीसी हमारा चल रहा था, ठीक है। सेक्शन 18 सीपीसी चल रहा था। भाई कुछ नहीं कर पाया, इसमें देख लो, ये आज स्टूडियो चेंज है बस, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हाँ जीके मैंने बताया था आपको, वो निशांक सर ही लेंगे ना। जीके मेरा सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए मैंने फिर, क्योंकि मैं वैसे भी मुझे यहाँ पे डबल जो है सब्जेक्ट मिल गया था, तो इसीलिए मैंने फिर जीके दे दिया। चलिए, ठीक है। अब देखो, सेक्शन 18 हमने कल पढ़ा था, सेक्शन 18 सीपीसी, ठीक है। सेक्शन 18 सीपीसी कल हमने पढ़ा था। मैंने कहा था इसे दोबारा कराऊंगा, है ना, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल था वो लास्ट में आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए थे उसे लेके, ठीक है। उसे लेके बड़ा साउंड तो यहाँ पे पूरी है, ठीक है, उसे लेके कंफ्यूज हो गए थे। तो आज हम पहले 18 को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में 19 और फिर 20 के साथ ही हमारा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, बाकी की बातें अब लास्ट में, अब ध्यान से मन लगा के पढ़ लो, बाकी की बातें हम लास्ट में करेंगे। चलिए, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास एक क्या है, फादर है, फादर का एक बेटा है, दूसरा बेटा है FS2, क्लियर। अब यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकी एक प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में, ठीक, एक प्रॉपर्टी इनकी है आगरा में, और एक प्रॉपर्टी है इनकी जयपुर में, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने कल आपको कराया था, ठीक, यही एग्जाम्पल कल मैंने आपको कराया था, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये जो FS1 है ये पार्टीशन सूट डालना चाहता है, क्लियर। ये क्या डालना चाहता है, पार्टीशन सूट डालना चाहता है। इसे पता है कि साहब हमारी तो 3 प्रॉपर्टी हैं, इसे पता है कि हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं और ये पार्टीशन करना चाहता है ना। अब ये एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी आगरा में है, एक प्रॉपर्टी जयपुर में है। तो FS1 चाहता है कि पार्टीशन हो जाए, एक एक घर तीनों को मिल जाए अलग अलग, ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहता। अब देखो होता क्या है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना हो, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना हो, तो पार्टीशन के लिए आप सूट कहां पर फाइल करोगे, पार्टीशन के लिए आप सूट कहां पर फाइल करोगे, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है,
ठीक है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्लियर, वहां पर आप क्या करोगे, पार्टीशन का सूट फाइल करोगे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो देखो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ऐसे में काम आता है सेक्शन 17 का। सेक्शन 17 बताता है कि अगर एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन है, मतलब एक से ज्यादा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो आप किसी भी एक जगह अपना सूट फाइल कर दो। क्लियर, तो जब 16 और 17 दोनों को हम जब साथ में पढ़ेंगे, 16 और 17 जब दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि ये जो FS1 है, जो पार्टीशन का सूट फाइल करना चाहता है, क्लियर, वो सूट दिल्ली में भी कर सकता है, आगरा में भी कर सकता है और जयपुर में भी कर सकता है। क्लियर, अब देखो जब ये जयपुर वाले कोर्ट में सूट फाइल करता है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, सूट ऑफ पार्टीशन फाइल्ड, सूट ऑफ पार्टीशन फाइल्ड। जब ये क्या करता है, जब ये जयपुर में अपने सूट को फाइल करता है कि साहब आप क्या करो, आप पार्टीशन कर दो हमारी 3 प्रॉपर्टी का, तो यहां पर फादर, इसके जो फादर होते हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं कि साहब कि यहां जयपुर पे तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जयपुर पे तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फादर कहते हैं, अब देखो यहां पर एफ कहता है कि साहब ये तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी तो मैंने खुद खरीदी है, ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। और मैंने कल आपको बताया था कि पार्टीशन केवल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता। क्लियर, तो फादर कहते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो इसका पार्टीशन नहीं हो सकता, और अगर पार्टीशन नहीं हो सकता यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप जिसका पार्टीशन कराना चाहते हो, बहुत ध्यान से समझना, आप जिसका पार्टीशन कराना चाहते हो वो दिल्ली में है और आगरा में है। फादर के हिसाब से, फादर के हिसाब से क्या है, फादर के हिसाब से जिस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है वो प्रॉपर्टी दिल्ली में है और आगरा में है। तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहीं तो हम अपना सूट फाइल कर सकते हैं। तो फादर के हिसाब से या तो आप दिल्ली में सूट फाइल करो या आप आगरा में सूट फाइल करो। क्लियर, बट होता क्या है बेटा, यहां पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, चंचल है ना, इतना मुझे लग रहा है आप इतना तो एडजस्ट आप कर सकते हो, ठीक। बीच में मत लिखा करो कोई कमेंट जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो, ठीक। अब आप मान के चलो, फादर तो कह रहे हैं कि साहब इन दोनों का केवल पार्टीशन हो सकता है, तो फादर के हिसाब से तो केवल इन दिल्ली में जुरिस्डिक्शन हो सकती है या फिर आगरा में जुरिस्डिक्शन हो सकती है, ठीक। बट FS1 क्या कहता है, FS1 कहता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। FS1 कहता है, मतलब जो पार्टीशन का सूट फाइल करना चाह रहा है ये कहता है कि नहीं, जयपुर वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसका भी पार्टीशन हो सकता है। अब इसका भी पार्टीशन हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि साहब ये प्रॉपर्टी भी पार्टीशन वाले सूट का हिस्सा होगी, ये प्रॉपर्टी भी पार्टीशन वाले सूट का हिस्सा होगी। यानी कि जब हम सूट फाइल करेंगे तो हम किन प्रॉपर्टी पे सूट फाइल करेंगे, इस पे और इस पे, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है, एक आगरा में, एक जयपुर में। तो FS1 के हिसाब से जयपुर के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन होगी, फादर के हिसाब से जयपुर के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि साहब जयपुर के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये क्या है, ये अनसर्टेन है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये अनिश्चित है। जयपुर के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा, ये बात अनिश्चित है, मतलब ये अनसर्टेन है, ठीक है। अब इसका ये सर्टेन कैसे होगा, जब ये बात तय हो जाए, ठीक है। ये कब सर्टेन होगा, जब ये बात पहले तय हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर, अब देखो, अब ये बेचारा, ये जो FS1 था, इसने सूट फाइल करा जयपुर कोर्ट में, ठीक है, इसने फाइल करा जयपुर कोर्ट में। क्लियर, अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या था, इसका जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन था। इसका जुरिस्डिक्शन क्या था, इसका जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन था,
क्लियर। जो जयपुर के कोर्ट को ये नहीं पता था कि साहब मैं इसे ट्राई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। फादर कहते थे कि साहब जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, और FS1 इनका बेटा कहता था कि जुरिस्डिक्शन होगा। क्लियर। तो अब इसमें क्या होता, सबसे पहले ये डिसाइड होगा, उसके बाद जुरिस्डिक्शन सर्टेन मानी जाएगी। भाई पहले ये कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगी कोर्ट, ठीक है। बट FS1 में तो जयपुर कोर्ट में आके अपने सूट को फाइल कर दिया। तो देखो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 18 काम आता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 18 काम आता है, सेक्शन 18 ऑफ CPC, जो कहता है कि यदि आपने उस कोर्ट में सूट फाइल किया है जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है। क्लियर। मतलब सेक्शन 18 कहता है कि आपने उस कोर्ट में आपने केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है, उस सूट को लेके जिसकी जुरिस्डिक्शन क्या हो, अनसर्टेन हो, तो सेक्शन 18 पढ़ लेना। सेक्शन 18 उसका सॉल्यूशन आपको देगा। सेक्शन 18 कहता है कि साहब मान लो किसी कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। एक और पेज में आगे लेता हूं। अब आप मान के चलिए कि साहब ये सूट था, सूट को हमने कहां डाला, सूट को हमने जयपुर कोर्ट में डाला, जयपुर कोर्ट में डाला। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या थी, अनसर्टेन थी। देखो जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होने के बावजूद ये इसने क्या किया, ट्रायल कर लिया। जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होने के बावजूद इसने क्या किया, ट्रायल कर लिया। अब देखो ट्रायल तो इसने कर लिया, सेक्शन 18 कहता है कि ये ट्रायल वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन थी, पता ही नहीं था कि वो ट्राई कर सकता है या नहीं कर सकता, फिर भी अगर वो ट्राई कर लेता है पूरे ट्रायल को और जजमेंट दे देता है, तो जजमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, या किन परिस्थितियों में इनवैलिड हो जाएगा, ये सेक्शन 18 आपको बताएगा, ठीक। अब देखो मान लो पहला केस कहता है कि मान लो कोर्ट को नहीं पता कि उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, है ना। कोर्ट को नहीं पता कि उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, और वो जो अनसर्टेनिटी है उसे रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और रिकॉर्ड करने के बाद पूरा ट्रायल चलाता है और जजमेंट दे देता है। तो ये जजमेंट क्या माना जाएगा, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ये जजमेंट बिल्कुल क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर। अब अगर आगे जाके जयपुर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं भी निकलती, तो भी ये जजमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मान लो अनसर्टेनिटी है, बट उसे कोर्ट क्या नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता। कोर्ट उसे क्या नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता, और जजमेंट दे देता है, ठीक है। क्या दे देता है, ट्रायल चला के जजमेंट दे देता है। क्लियर। तो भी ठीक है। अब कोर्ट के मन में क्या अनसर्टेनिटी है, कोर्ट के मन में अनसर्टेनिटी। अब चाहे वो अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड करे या ना करे, दोनों ही केस में क्या होगा, जजमेंट वैलिड माना जाएगा। दोनों ही केस में क्या होगा, जजमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तीसरी कंडीशन में यहां पर कोर्ट को पता है, कोर्ट न्यू दैट इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन। कोर्ट न्यू दैट इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन एंड कंडक्टेड ट्रायल, और ट्रायल कर लेता है। अब देखो इन दोनों केस में अनसर्टेन, कोर्ट को भी क्या है, कोर्ट को भी नहीं पता, अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन है। बट यहां पे कोर्ट को पता है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहां पर कोर्ट को पता है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और फिर भी अगर क्या करता है, फिर भी अगर ट्रायल चला लेता है, तो ऐसे केस में जो हमारा जजमेंट होगा वो वॉइड माना जाएगा, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो। क्लियर। तो देखो क्लियर। तो सेक्शन 18 कहता है कि अगर इनसर्टेनिटी है तो भी आप ट्रायल कर लीजिए,
अगर आपके मन में अनसर्टेनिटी है, पार्टीज के मन में अनसर्टेनिटी है, कोर्ट को भी अनसर्टेन लग रही है जुरिस्डिक्शन, तो आप ट्रायल चला लो और ट्रायल करने के बाद जो भी जजमेंट होगा वो वैलिड ही माना जाएगा। केवल एक ही केस में जजमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, जब आपको पता हो कि जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी आप ट्राई कर लें और उससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाए। क्लियर? तो जजमेंट क्या हो जाएगा, तो जजमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी अन्याय हो रहा हो, है ना, न्याय की हार हो रही हो, कनकना उपाध्याय। क्लियर? कैसे भी अन्याय हो रहा हो। क्लियर? तो सेक्शन 18 सिंपल, जो हमारा सेक्शन 18 है वो 3 परिस्थितियों की बात करता है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। क्लियर? ये है बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब ये तो मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जाम्पल दे दिया था, बट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो एक रोड है, ठीक है, अब यहां पर लगता है कोई एरिया 01, ठीक है, यहां पर लगता है एरिया 02। क्लियर? इस रोड के इस पार एरिया 01 है, इस पार एरिया 02 है। ठीक है, और घर इस रोड पे बना हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है जो इस रोड पे बनी हुई है। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, इन तीनों की प्रॉपर्टी है, FS1 और FS2। क्लियर? अब ऐसे केस में FS1 क्या करना चाहता है, पार्टीशन करना चाहता है। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में FS1 क्या कराना चाहता है, पार्टीशन कराना चाहता है कि साहब ये जो घर है ना, इसके 3 वो कर दो आप, पार्टीशन। क्या कर दो, इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दो। क्लियर? अब ये इस कोर्ट में जाता है, इस कोर्ट में जाता है। क्लियर? बट ये प्रॉपर्टी यहां लग रही होती, F कहता है कि ये तो इस कोर्ट में लगेगी, मतलब फादर कहता है कि जुरिस्डिक्शन यहां होगा, FS1 कहता है नहीं साहब जुरिस्डिक्शन यहां होगा, क्योंकि ये तो बीच में है, ये तो बीच में है। तो ऐसे में भी क्या हो जाएगी, ऐसे में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जामिनेशन है, दोनों में नहीं आ रहा, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ये तब होता जब दोनों में जुरिस्डिक्शन होती। यहां मैं कह रहा हूं जुरिस्डिक्शन या तो इस पे होगी या उस पे होगी, आप इस पे चले गए, FS1 इस पे चला गया। क्लियर? फादर कह रहा है, फादर ने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि साहब एरिया 02 पे होगी जुरिस्डिक्शन, तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, तो भी सेक्शन 18 क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी सेक्शन 18 अप्लाई हो जाएगा। नहीं बेटा, श्वेता तन्वर है ना, हम फेलियर ऑफ जस्टिस केवल 3rd कैटेगरी में देखेंगे, बाकी दोनों डिग्री वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, राहुल राज, फर्स्ट एग्जांपल में आगे जाके पता चले कि प्रॉपर्टी क्या है। एक मिनट, सब मत लिखने शुरू कर दिया करो, 1 मिनट रुक जाओ। अब मैं नीचे देख के कुछ बताना स्टार्ट करता हूँ, अब नीचे इतनी तेजी से लिखना स्टार्ट कर देते हो कि वो पढ़ ही नहीं पाता, ऊपर चला जाता है। वेट करा करिए, अगर मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो उसे सुना करिए। ठीक है, अगर हाँ राहुल राज, तो पहले तो यही डिसाइड होगा ना, पहले यही डिसाइड होगा कि सेल्फ एक्वायर्ड है, कि ठीक है साहब जयपुर वाली तो सेल्फ एक्वायर्ड है, बाकी इन दोनों का मैं पार्टीशन कर देता हूं और ऐसे ऐसे पार्टीशन में तीनों में बांट ली जाएगी, पूरा जजमेंट आ गया। हाँ देवेश बनज, सर फादर का सेल्फ एक्वायर्ड है और 2 चिल्ड्रन है, पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता। सेल्फ एक्वायर्ड पे कैसे पार्टीशन करा लोगे? FS2 कुछ नहीं बोलेगा। साक्षी अग्रवाल, देखो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं फेलियर ऑफ जस्टिस की, है ना, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो तो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसका कोई नहीं होता। ठीक है, साहिल कुंद्रा, देखो अनसर्टेनिटी है, कोर्ट पे आ गया केस तो वो ट्रायल कर लेता है।
ठीक है, ट्रायल कर लेता है, क्योंकि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके चलना होता है कि उस पर जुरिस्डिक्शन होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके चलना है कि उस पर जुरिस्डिक्शन होगी, ना कि ये प्रिज्यूम करके चलना कि मुझ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है तो प्रिजम्पशन वो क्या लेगा कि मेरे पे है जुरिस्डिक्शन, ट्राई करना स्टार्ट कर देगा। मान लो ट्राई करता रहा, सारे फैक्ट्स उसके सामने है, सारे एविडेंसेस उसके सामने है ना, और पहले उसे ये पता पड़ गया बाद में जाके, बीच में जाके कि साहब अरे यार मेरे पे तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो फिर दोबारा से किसी नए कोर्ट में शुरू से स्टार्ट कराने से अच्छा है कि वही पूरा जजमेंट दे दे, है ना। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेके, वेस्टेज ऑफ टाइम को लेके ये ऐसे क्लॉजेस बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए एक लाइन लिख लो, लाइन वैसे तो ज्यादा लिखना है। ठीक है, चलो एक वो लिख लीजिए, पहले आप लिखो सेक्शन 18 को लिख लीजिए, है ना। आप समझ में आ गया, सेक्शन 18 को मैं डिक्टेट करा रहा हूं, सेक्शन 18 पहले लिख लीजिए आप। क्लियर? प्लीज राइट, प्लीज राइट। हेडिंग आप डाल लेना सेक्शन 18। ठीक है, हेडिंग डाल लेना सेक्शन 18। तो इसके तीनों सर्कमस्टेंसेस पे मैं पैराग्राफ लिखवा देता हूं, तीनों सर्कमस्टेंसेस पे। प्लीज राइट, इफ द ट्रायल कोर्ट, प्लीज राइट, if the trial court did not have territorial jurisdiction, if the trial court did not have territorial jurisdiction, if the trial court did not have territorial jurisdiction and the decree has been passed, अब आप एक बात सोचिए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब अनसर्टेनिटी थी, बाद में जाके पता चला कि यार मुझ पे तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। क्लियर? बट द डिक्री हैज बीन पास्ड, ठीक है, बट वो डिक्री अगर उसने दे दी, मतलब जजमेंट अगर उसने सुना दिया, तो क्या होगा? बट द डिक्री हैज बीन पास्ड, then the decree will not be void per se, then the decree will not be void, the decree will not be void per se। void per se समझते हैं आप? void per se मतलब खुद से void नहीं हो जाएगा, खुद से void नहीं हो जाएगा। ठीक है, वॉइड पर से बेटा, ऋशांत कुमार गुप्ता, बेटा हैंडरिटन नोट्स नहीं आ रहे क्या हिंदी में? जो मैं हिंदी में समझाता हूं ना उसी को डिक्टेट कराता हूं। क्लियर? इससे तो आपको लिखना चाहिए, इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। हैंडरिटन नोट्स तो ऑलरेडी आपको मिल रहे होंगे सारे, हर कॉन्सेप्ट के। प्लीज राइट, विल नॉट वॉइड पर से merely because of lack of territorial jurisdiction, merely because of lack of territorial jurisdiction। इसका मतलब यह है कि केवल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना होने से, जो है डिक्री वॉइड नहीं हो जाएगी। क्लियर? आगे लिखिए, द जनरल रूल इज दैट, आगे लिखिए, द जनरल रूल इज दैट even if the trial court did not have, the general rule is that even if the trial court did not have territorial jurisdiction, its degree will be valid। तो जनरल रूल क्या है?
जनरल रूल ये है कि अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, फिर भी अगर कोर्ट ने क्या दे दिया है, फिर भी अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है तो वो डिक्री वैलिड मानी जाएगी। क्लियर, वो डिक्री वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा, द जनरल रूल इज दैट इवन इफ द ट्रायल कोर्ट डिड नॉट हैव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, its decree will be valid. Its decree will be valid. ठीक है, आगे लिखो, लिख लिया, but its decree will be valid. But section 18 divided it into three categories. But section 18 डिवाइडेड इट इनटू थ्री कैटेगरीज। मैंने तीन कैटेगरी आपको कराई थी ना, कि जहां पे अनसर्टेनिटी है, पता है कि अनसर्टेन है पर रिकॉर्ड करके चल रहा है, एक जगह अनसर्टेन है रिकॉर्ड नहीं करके चल रहा, और एक जगह कोर्ट को पता है कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है फिर भी ट्रायल करता है। ये तीन कैटेगरी आपको लिखाई थी, तीनों में आप जो है एक एक पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कैसे आंसर में आपको तीन कैटेगरी में बांट के तीन पैराग्राफ में आंसर को लिखना है। क्लियर, लिखा, क्या लिखा, बट सेक्शन 18 डिवाइडेड इट इनटू थ्री कैटेगरीज। सेक्शन 18 डिवाइडेड इट इनटू थ्री कैटेगरीज। अब लिखो पहला पॉइंट, प्लीज राइट फर्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट फर्स्ट पॉइंट, a case where there was an uncertainty regarding the territorial jurisdiction, a case where there was uncertainty regarding the territorial jurisdiction, and the trial court recorded that uncertainty, and passed the decree. In such a case, इस केस में होगा क्या भाई, यहां पर क्या है, यहां पर जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेके अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित जो है उसका जुरिस्डिक्शन है। क्लियर, कोर्ट ने इस अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लिया और ट्रायल जो है कंडक्ट किया और जजमेंट दे दिया, डिक्री पास कर दी। लिखो, इन सच अ केस even if the trial court did not have territorial jurisdiction, in such a case, if the trial court did not have territorial jurisdiction, the decree will be valid. ठीक है, तो ऐसे केस में हम कर तो पहले चुके हैं। क्लियर, ऐसे केस में क्या होती है, डिक्री वैलिड मानी जाती है। क्लियर, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड जो सर्कमस्टेंसेस था, मतलब जहां पे अनसर्टेनिटी होगी बट कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर, प्लीज राइट सेकंड पॉइंट, प्लीज राइट, there was an uncertainty of jurisdiction. Please write, there was an uncertainty of jurisdiction. ठीक है, मतलब जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये पता नहीं है कोर्ट को। There was an uncertainty of jurisdiction, but the trial court did not record that uncertainty. But the trial court did not record the uncertainty,
एंड पास द डिग्री, एंड पास्ड द डिग्री, ट्रायल करा और डिग्री पास कर दी, क्लियर, बट पास्ड द डिग्री. In such a case also, the decree will be valid. In such a case also, the decree will be valid. ठीक है, in such a case also, the decree will be valid. Clear? अब लिखो तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, तीसरे पॉइंट में एक केस में डिक्री क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी. कौन से सर्कमस्टेंसेस में, किस सर्कमस्टेंसेस में, ये हमें लिखना है. प्लीज राइट. इफ द ट्रायल कोर्ट एक्चुअली डिड नॉट हैव द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. अब यहां एक्चुअली वर्ड यूज हो गया, मतलब एक्चुअली का मतलब है कि अनसर्टेनिटी नहीं है. एक्चुअली का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं है यहां पर. इफ द ट्रायल कोर्ट एक्चुअली डिड नॉट हैव द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लिखकर फाइल में लगा देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे इसमें अनसर्टेनिटी है. ठीक है, इसीलिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूं. हाँ लतेगा, यही. इफ द ट्रायल कोर्ट एक्चुअली डिड नॉट हैव, if the trial court actually did not have the territorial jurisdiction, and there was no ground of uncertainty का कोई ग्राउंड है ही नहीं, and there was no ground of uncertainty, and there was no ground of uncertainty, and there was no ground of uncertainty, then the appellate or revisional court, then the appellate or revisional court, मतलब अपील में जाओगे है ना, तो अपील वाला कोर्ट भी कर सकता है, और रिवीजन पे जाओगे, रिवीजन वाला कोर्ट भी कर सकता है. देन द एपलेट और रिवीजनल कोर्ट will set aside the decree only if it finds that due to lack of jurisdiction, there was lack of jurisdiction. Due to lack of jurisdiction, there was failure of justice. There was failure of justice. ठीक है, ये लिखना है. Due to lack of jurisdiction, there was failure of justice. ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री को वॉइड कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोर्ट को जब ये लगे कि साहब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस कोर्ट को मिल गया कि साहब नहीं ये तो अन्याय हो गया, तो ही उस डिग्री को क्या कर देगी, वो इनवैलिड कर देगी या वॉइड कर देगी या सेट असाइड कर देगी. क्लियर. तो क्या लिखा, ओनली इफ इट फाइंड्स दैट ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन देयर वाज अ फेलियर ऑफ जस्टिस. ऑब्वियसली जो अपील में जाएगा प्रूफ करेगा. क्लियर. और अभिषेक मंडल देखो, सर आई हैव हर्ड दैट एट द बिगिनिंग द कोर्ट विल हर्ड इफ इट हैज जुरिस्डिक्शन. देखो प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है ये तो बहुत अलग है वो, है ना, बट आपको एग्जाम में लिखना यही है जो मैं आपको लिखा रहा हूं. अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा तो द डिक्री विल बी वैलिड. क्लियर. डिक्री वैलिड ही मानी जाएगी. अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है देन द डिक्री विल बी वैलिड.
क्लियर? अब बताओ 18 क्लियर है हमारा? 18 क्लियर? सेट असाइड का मतलब है उसे खारिज कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, खत्म कर देना, वॉइड कर देना। ठीक है, अब आइए आप सेक्शन 19 सीपीसी पे, सेक्शन 19 सीपीसी पे। हाँ लव, ठीक है। हर्ष बेटा आप बता दो क्या रिपीट करूं, क्या डिक्टेशन रिपीट करूं? डिक्टेशन तो आप रिकॉर्डेड से रिपीट जो है करवाया करो, है ना, क्योंकि अगर मैं डिक्टेशन भी रिपीट करूंगा तो वो डबल जो है टाइम लगेगा उसमें। तो अगर मैंने हमेशा बताया अगर कभी कुछ छूट जाए, ठीक है, अगर कुछ छूट जाए कभी भी, बेरेक्ट से भी कराऊंगा बेटा। 19 को कवर कर ले, मैं 18 19 बेरेक्ट से रीड कराऊंगा, है ना, पर पहले 19 आप कर लो। कुछ अगर डिक्टेशन में छूट जाया करे तो उसे रिकॉर्डेड से कवर करा करिए। सेक्शन 18 कंप्लीट आपका, सेक्शन 18 कंप्लीट, उसमें यही है। सेक्शन 18 अभी हम बेरेक्ट से और देखेंगे, तब आपको देखेगा कि सारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है उसमें, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 19 देखो, देखो अभी कमेंट बंद करके सेक्शन 19 पे ध्यान लगाओ, ठीक, लास्ट में, सब लास्ट में पूछना, ठीक। अब देखो ये बात करता है सूट फॉर कंपनसेशन की, सूट फॉर कंपनसेशन, सूट फॉर कंपनसेशन, ठीक है, ये बात करेगा सूट फॉर कंपनसेशन की। कंपनसेशन किसके लिए? कोई रॉन्ग अगर आपने किया है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। आज ब्रेक नहीं है, टाइम तो आधा घंटा तो वैसे ही जो है लेट हुआ है। ब्रेक आज ब्रेक नहीं मिलेगा किसी को, ठीक है, ब्रेक नहीं मिलेगा आज, ये 19 कवर करना है हमें, क्लियर? अब देखो अगर मान लो कोई सूट आपको फाइल करना है रिलेटेड टू द कंपनसेशन, ठीक है, कोई सूट आपको फाइल करना है रिलेटेड टू द कंपनसेशन, ठीक है, और कंपनसेशन किसके लिए? अगर कोई रॉन्ग आपके साथ, कोई रॉन्ग किया गया है आपके साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर रॉन्ग किया गया है, ठीक है, किसी पर्सन के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग किया गया है, उसके लिए आपको कंपनसेशन मांगना है, तो उसके लिए सूट कहां जाएगा? ये 19 बताएगा। अब याद करो 16 को, ठीक है, याद करिए 16 को। सेक्शन 16 बात करता है अगर आपको सूट फाइल करने रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका हमने 16 का ई पढ़ा था, जो कहता था कि साहब अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो सूट कहां फाइल होगा? ये 16 बताएगा, मतलब 16 ई बताएगा, क्लियर? ये भी कह रहा है जब आपको कंपनसेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा, ये कह रहा है 19 बताएगा। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब कोई रॉन्ग आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, अगर कोई रॉन्ग आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा तो आप कंपनसेशन मांगने जाएंगे 16 के हिसाब से, ठीक है, तब जुरिसडिक्शन डिसाइड करेगा 16, ठीक है, 16 क्लॉज ई। बट अगर कोई रॉन्ग हो रहा है पर्सन के खिलाफ, या फिर अगर रॉन्ग हो रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ, वो भी कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के? एक्सेप्ट प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और डिस्ट्रेंट एंड अटैचमेंट। क्योंकि अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट वाली है, तो वो तो फिर से कहां पहुंच जाएगी? 16F में पहुंच जाएगी, वो तो फिर से कहां पहुंच जाएगी? 16F में पहुंच जाएगी, क्लियर? अगर आपको सूट फाइल करना है मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट वाला, तो फिर 16F में पहुंच जाएगा। तो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर मैटर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई आपने रॉन्ग किया है, उसका आपको कंपनसेशन चाहिए, तो आप जाएंगे 16E में। बट अगर रॉन्ग हुआ है पर्सन या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ,
तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट पे होगा, सूट हम कहां फाइल करेंगे, ये कौन बताएगा, सेक्शन 19 बताएगा। जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी का घर है, ठीक है। अब ए इसे कुछ डैमेज कर देता है, ठीक। अब बी को क्या चाहिए, बी को कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, क्लियर। तो कंपनसेशन किसके खिलाफ, ए के खिलाफ, कंपनसेशन अगेंस्ट ए, क्लियर। अगर ये केस है तो सूट हमें कहां फाइल करना है, सूट हमें कहां फाइल करना है, कौन बताएगा, सेक्शन 16 ई बताएगा, सेक्शन 16 ई बताएगा। इतना क्लियर हो पा रहा है आपको। ये कहेगा कि साहब 16 ई कहता है जहां पर ये सिचुएटेड होगा ना, उस कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दो, उस कोर्ट के पास इस सूट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा, क्लियर। बट 19 इससे हल्का सा अलग है, ये सेम है, कंपनसेशन की बात ही करता है, पर वहां पे क्या है, अब मान लो ए ने बी के साथ कोई टॉर्ट किया, ए ने बी के साथ कोई टॉर्ट्स किया, टॉर्ट का मतलब है कोई सिविल रॉन्ग किया, कोई सिविल रॉन्ग किया, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए डिफेम कर दिया, डिफेम कर दिया, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। डिफेमेशन में आप क्रिमिनल केस भी डाल सकते हो, सिविल केस भी डाल सकते हो, बट आपने कहा क्रिमिनल केस छोड़ो और एफआईआर वगैरह नहीं कर रहा, केवल इसे कंपनसेशन मांग ले रहा हूं जितना मेरा नुकसान हुआ है रेपुटेशन का, क्लियर। तो अगर ए कोई रॉन्ग करे किसी पर्सन के साथ, ये बी कौन है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, पर्सन के साथ, क्लियर। तो बी क्या मांगेगा, अगर बी को कंपनसेशन चाहिए, क्लियर, तो सूट कहां पर फाइल होगा, ये कौन बताएगा, ये सेक्शन 19, क्लियर। ऐसे ही अगर ए डैमेज करे बी की बाइक को, ए ने बी की बाइक को डैमेज कर दिया, ठीक है, और बाइक को सही कराने के लिए बी को क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, क्लियर। तो कंपनसेशन के लिए सूट कहां फाइल किया जाएगा, ये कौन बताएगा, ये सेक्शन 19 बताएगा, ठीक है, ये सेक्शन 19 बताएगा, क्लियर, ये सेक्शन 19 बताएगा, क्लियर। बताओ अब ये क्लियर हो रहा है। अगर कंपनसेशन आपको चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, तो सेक्शन 16 ई से जाके पूछोगे कहां पे सूट फाइल करें, 16 बताएगा कि साहब वहां फाइल करो जहां पर ये सिचुएटेड है, क्लियर। अगर रॉन्ग हुआ है किसी पर्सन के साथ, क्लियर, और उस रॉन्ग के लिए कंपनसेशन चाहिए, या फिर रॉन्ग हुआ है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, उसके लिए आपको कंपनसेशन चाहिए, तो सूट कहां फाइल होगा, ये कौन बताएगा, ये सेक्शन 19 बताएगा। सूट कहां फाइल होगा, ये कौन बताएगा, सेक्शन 19 बताएगा। सपना सिंह, ये तीनों ही तो, ये एग्जाम्पल ही तो है, ये एग्जाम्पल ही तो है, ये क्या है। और ये ए ने बी के घर को डैमेज पहुंचाया है ना, अब बी को नुकसान की भरपाई कराने के लिए कंपनसेशन चाहिए ए के खिलाफ, तो ये सूट कहां पर फाइल करेगा, ये एग्जाम्पल ही तो है, ये कोई बेरट की लैंग्वेज थोड़ी ना है। क्लियर। अब देखो, अब हमें यह पता चल गया कि साहब अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, तो सेक्शन 16 ई में जाकर आप जुरिसडिक्शन देखते हो, ठीक है, सेक्शन 16 ई में जाके आप क्या देखते हो, जुरिसडिक्शन देखते हो, क्लियर। ऐसे ही अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, अगर आपको कंपनसेशन चाहिए विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, और मतलब विद रेस्पेक्ट टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर, तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 19 में, ठीक है। सेक्शन 19 इसके रिगार्डिंग क्या बताएगा, जुरिसडिक्शन बताएगा, ठीक है। सेक्शन 19 इसके रिगार्ड क्या बताएगा, जुरिसडिक्शन बताएगा,
ठीक है, ये लो एक स्लाइड पीछे कर दिया, एक स्लाइड पीछे कर दिया। चलो अब देखते हैं कि साहब ये कहता क्या है। अब सेक्शन 19 तो बताएगा। बताओ, दो दो स्लाइड पीछे करा रहे हो, साथ के साथ क्यों नहीं करते, पता नहीं, समझ नहीं आता मेरे। ये तो पीपीटी आपको मिलेगी। मूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन था प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट एंड अटैचमेंट, जो हम 16F में पढ़ के आए हैं। तो 16F में जो जो चीजें कवर हो रही हैं उन्हें छोड़ के कंपनसेशन की सारी चीजें कवर 19 में होंगी। ठीक है, तो इट इज क्वाइट लॉजिकल। ये तो लॉजिकल भी है ना। अब रविशंकर कुमार आपके और अर्पित, आप जो है, मैं 2-3 बार आपको स्लाइड मैंने दिखा दिया है ना, तो अब आप देखना रिकॉर्डेड से, क्लियर। और ये तो आपको मिल ही जाएगी स्लाइड। देखिए, देखो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो अर्पित। ठीक है, कोई बात, थोड़ा सा रह गया है, वो बाद में कवर हो जाएगा। समझ में तो आ गया ना, उतारना बाकी है, बस वो उतार लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया कि साहब, हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमारे साथ कोई रॉन्ग हो रहा है, सिविल रॉन्ग, मतलब किसी पर्सन के साथ कोई रॉन्ग हो रहा है, और या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हो रहा है, तो जुरिस्डिक्शन देखने के लिए हमें 19 जाना पड़ेगा। ठीक है, जुरिस्डिक्शन देखने के लिए हमें 19 जाना पड़ेगा। हाँ रानी, वेरी करेक्ट। ठीक है, हमें कहां जाना पड़ेगा, 19 जाना पड़ेगा। अब 19 बताएगा क्या, ये देखो 19 कहता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 19 क्या कहता है, 19 से पहले एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। अब जैसे ये ए है, इसने बी के साथ कोई रॉन्ग किया, ठीक है, बी को क्या चाहिए, बी को इसका कंपनसेशन चाहिए, बी को इसका कंपनसेशन चाहिए, है ना। तो बी क्या करेगा, बी ए के खिलाफ सूट फाइल करेगा, बी ए के खिलाफ सूट फाइल करेगा, क्लियर। सूट किसका, कंपनसेशन का, क्लियर। तो यहां पर बी को क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट कौन होगा, ए, क्लियर। बी को क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ, और सूट के लिए ए को क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट, क्लियर। इतना आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक, क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। जब बी सूट फाइल कर रहा है, फाइल करने वाला प्लेंटिफ होगा, ये तो बहुत पहले मैं करा चुका। ठीक है, जिसके खिलाफ फाइल किया जा रहा है वो कौन हो जाएगा, डिफेंडेंट हो जाएगा, क्लियर। वो कौन हो जाएगा, डिफेंडेंट हो जाएगा। अब देखो सेक्शन 19 क्या कह रहा है, सेक्शन 19 कह रहा है कि जब आप सूट फाइल करोगे, किसके लिए, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। तो आप सूट फाइल क्या करोगे, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सूट कहां फाइल हो रहा था, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, ठीक है, मतलब जहां पर वो प्रॉपर्टी स्थापित है, ठीक है, वहां पर जाके आप सूट फाइल कर सकते हो, क्लियर, वो जिस भी कोर्ट के लोकल एरिया में आ रही हो। बट अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई रॉन्ग हुआ है या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, तो कंपनसेशन मांगने आप सूट फाइल कहां पर करोगे, ये कहता है, देखो ये कहता है कि साहब सबसे पहला कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। अब सपोज करिए कि ए ने मुझे डिफेम किया है दिल्ली में, ठीक है, ए ने, वेरी गुड विनय वेस्ट, वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड, वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड,
है ना, मतलब कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, रुको रह गया थोड़ा सा, वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, वाद हेतुक। अब ये मत पूछना कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन मैंने कम से कम पूरी क्लास पढ़ाया था 2 घंटे, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन मैंने 2 क्लास पढ़ाया था, क्लियर। तो जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहां पर रॉन्ग कमिट हुआ है, जहां पर रॉन्ग कमिट हुआ है, जहां पर आपका राइट वायलेट किया गया है, उस जगह, अब दिल्ली में मान लो मुझे कोई डिफेम करता है तो दिल्ली के जुरिस्डिक्शन, कोर्ट में जुरिस्डिक्शन बन जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ में डिफेम करता है तो अलीगढ़ के कोर्ट में जुरिस्डिक्शन बन जाएगा, क्लियर। दूसरा कहता है वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, वेयर द डिफेंडेंट वर्क फॉर गेन, या सिंपल अभी यहां के लिए तो आप इतना लिख लो कि जहां पर आदमी काम करता हो, ठीक है। और चौथा जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस करता हो, क्योंकि मैंने पहले से ही मैं बता के चल रहा हूं कि इन तीनों टर्म्स को तो हम सेक्शन 20 में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि वॉलंटरीली एंड एक्चुअली एंड वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है, वर्क फॉर गेन का मतलब क्या होता है ना, कैरी ऑन बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 19 कह रहा है कि साहब आप 4 जगह को सूट फाइल कर सकते हो, मतलब इन 4 जगह में से किसी भी जगह सूट फाइल कर सकते हो। अब सपोज करो जिसने बी के साथ रॉन्ग किया था ना, ये ए, ठीक है। अब सपोज करो कि इसने डिफेमेशन किया दिल्ली में, ठीक है, रहता है जो ए रहता है आगरा में, ठीक है, काम करता है जयपुर में, ठीक है, और बिजनेस कहीं नहीं करता। तो आप कहां कहां पर सूट फाइल कर सकते हो, किस किस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन आ जाएगी आपके सूट के लिए, किस किस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन आ जाएगी, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। वेरी गुड, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, मतलब दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकते हो, आगरा में भी सूट फाइल कर सकते हो, जयपुर में भी सूट फाइल कर सकते हो, क्लियर। तो सेक्शन 19 यही बताता है कि अगर किसी पर्सन या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है, उसके लिए आपको कंपनसेशन चाहिए, तो आप कहां कहां पर सूट फाइल करोगे, आप जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहां पर वो रॉन्ग कमिट किया गया है जिस जगह पर, वहां पर फाइल कर सकते हो, या डिफेंडेंट जहां पर रहता हो वहां फाइल कर सकते हो, या फिर डिफेंडेंट जहां वर्क करता हो वहां पर फाइल कर सकते हो, या फिर डिफेंडेंट जहां बिजनेस करता हो वहां पर फाइल कर सकते हो। सिविल सूट में, सीपीसी में हमेशा बात केवल सिविल की होगी, अंकिता गुप्ता, है ना। क्रिमिनल रॉन्ग में सूट क्यों फाइल करने जाएगा वो, अगर कोई किसी के साथ क्रिमिनल रॉन्ग करेगा तो वो एफआईआर दर्ज कराएगा, कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करेगा, क्लियर। हाँ तानिया, 4 में से कहीं भी ये सूट फाइल कर सकता है, इन चारों जगह में से कहीं भी सूट ये फाइल कर सकता है, क्लियर। तो सेक्शन 19 इज रिलेटेड टू सिविल रॉन्ग्स। सेक्शन 19 बेसिकली, सेक्शन 19 इज रिलेटेड टू सिविल रॉन्ग्स, ठीक है, या फिर इसे आप टॉर्ट्स भी बोल सकते हो, टॉर्ट्स, सिविल रॉन्ग और टॉर्ट रिलेटेड टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर। इसमें जुरिस्डिक्शन कहां कहां चली जाती है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, ठीक है, और जहां पर डिफेंडेंट रहता हो, ठीक है, और जहां पर डिफेंडेंट वर्क करता हो, ठीक है, और यहां पर डिफेंडेंट बिजनेस करता हो, क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा आपको सेक्शन 19 में कुछ नहीं करना, ठीक है, इसके अलावा आपको सेक्शन 19 में कुछ नहीं करना, है ना। डिफेमेशन, बेटा डिफेमेशन हम दोनों जगह फाइल कर सकते हैं,
बट अगर डिफेमेशन में क्रिमिनल हमें फाइल करना है तो एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी, है ना। और डिफेमेशन में अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो डिफेमेशन में फिर सूट फाइल कराना पड़ेगा। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि सिविल भी माने जाते हैं, क्रिमिनल भी माने जाते हैं। आप दोनों तरह के केसेस को कंटेस्ट कर सकते हो उन ऑफेंसेस में, जैसे डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया। क्लियर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफेंसेस के या फिर रॉन्ग्स के, ये सिविल रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये अभी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो एग्जाम्पल्स है ना अनामिका, ये सेक्शन 20 में आपको क्लियर होंगे, है ना। ये सेक्शन 20 में आपको क्लियर होंगे। यश कुमार, ये डोमिनस लिटिस वाला भी आपको 20 में क्लियर होगा, सेक्शन 20 में। ठीक है। हाँ, आज 19 ही कराएंगे, कल से बिल्कुल नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 20। ठीक है। अब अगर किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। विक्टिम साइड प्लेंटिफ है तो प्लेस ऑफ सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट डिफेंस साइड अगर देख नहीं बेटा, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। प्लेस ऑफ कन्वीनियंस देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कराऊंगा साहिल कुंद्रा सेक्शन 20 में, है ना। सेक्शन 20 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ये तो क्रिमिनल केस का पूछ रहे हो ना पुनिच्चू। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है तो वैसे भी एफआईआर का केस बनेगा, सिविल सूट में क्यों इसे पूछ रहे हो, है ना। पर मैं आपको बता दूं कि अगर एक जगह चोरी हुई है, दूसरी जगह पाया गया है स्टोलन गुड्स, तो दोनों जगह जुरिस्डिक्शन बनती है। सेक्शन 16 में दो टर्म्स यूज होती है, चार्ज और इंटरेस्ट, डी में इंटरेस्ट। ये तो बेटा मैंने वत्सल आपको बहुत डिटेल में कराया, चार्ज क्या होगा। आपने शायद क्लास को नहीं किया, इसका मतलब आपने शायद क्लास को नहीं किया। चार्ज तो बहुत मैंने डिटेल में कराया है। क्लियर। और इंटरेस्ट ये कोई ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है कि मतलब अगर मेरे को उसमें कोई राइट अपने भले के लिए कोई राइट डिक्लेयर कराना है, कोई राइट डिटरमाइन कराना है जो कि मेरे इंटरेस्ट का हो, मेरे फेवर का हो। इंटरेस्ट का मतलब है मेरे फेवर में अगर कोई राइट मुझे क्या करना है, डिटरमाइन कराना है ना। तो दोनों को मैंने समझाया है। आप 16C जब मैंने पढ़ाया है रिडेम्पशन सेल और फोरक्लोजर वाला, उसमें चार्ज को भी मैंने पूरे एग्जाम्पल देके समझाया एक बार, तो आप एक बार क्लास देखिए। हाँ, जा सकते हो सुप्रिया। फायदा कुछ नहीं होता है, फायदा बस ये होता है कि जब एपलेट कोर्ट में मैटर जाता है ना, तो जहां पर रिकॉर्ड करी हुई होती है, कोर्ट ने के साथ अनसर्टेनिटी थी और रिकॉर्डेड थी, मैंने बहुत ही मतलब रिकॉर्ड करने के बाद ही काम स्टार्ट किया है, तो वहां पर जो है कोर्ट कुछ करता नहीं है ना। कोर्ट कुछ करता नहीं है, तो रिकॉर्ड करना बस एक मान के चलो कि रिकॉर्ड पर्पस से वो कर लेता, ताकि एपलेट कोर्ट उससे सवाल जवाब ना करे। बस सवाल जवाब से वो बच सकता है, और कुछ भी उसमें नहीं होता। मूवेबल प्रॉपर्टी का लिखा तो हुआ है, पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यही रहेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का। बेरेक रीडिंग अब बताया ना, कल करेंगे बेरेक। कल 18 और 19 का बेरेक रीड करा के फिर 20 स्टार्ट करूंगा। केवल समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दिया है ना साक्षी अग्रवाल। सर सेक्शन 16A और B के में प्रोविजो का एग्जाम्पल दे दीजिए। देखो एग्जाम्पल तो 16, देखो अब ये ना, ये एक दो क्लास पहले का आप पूछ रहे हो, तो इसे आप सैटरडे में पूछना। महक ग्रोवर, है ना, मेरी बात अगर आप मानो तो इसे सैटरडे में पूछना। आज देखो जो डेली लास्ट के 5-10 मिनट हमें मिलते हैं डाउट के लिए, उसमें क्लास का डाउट पूछा करो, जो आज पढ़ा है ना, बिल्कुल ताजा ताजा जो पढ़ा है उसका डाउट। अगर पुराना कोई डाउट पूछना है तो उसके लिए सैटरडे में हमें पूरा घंटा मिलता है, उसमें आप पूछो। समझ गए महक? सत्रह में अभी करवाऊंगा, है ना, अभी हुआ थोड़ी 17। कोई डाउट नहीं है, लीव कर सकते हो। ओके चेतना, प्लेंट पढ़ के पता लगेगी निखिल चौहान।
जुडिशियल माइंड अप्लाई करके सर, बाकी सब सूट्स लाइक रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ये सब 20 में चला जाएगा। रमनजोत सिंह बेटा रिकवरी तो 16 में चली जाएगी। हाँ, अदर देन डिस्टेंट और अटैचमेंट ये 20 में जाएगा। अभी 20 भी कराऊंगा ना। मैंने क्या कहा था कल, एक बात मैंने समझाई थी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किसी एक सेक्शन में नहीं है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए 16 से 20 सब आना चाहिए। तो जब आपको 20 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, तो 16, 17, 18, 19, 20 ये जब पांचों सेक्शन अच्छे से आ जाएंगे तब आप कहोगे कि हाँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। कल करेंगे राहुल राज। दीपिका पांडे सर 16F में अगर ए की प्रॉपर्टी बी डिस्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी पोजीशन से ए की प्रॉपर्टी थेफ्ट हो जाती है तो कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन के लिए वहां जा सकते हो, और उसके चोरी करने के लिए क्रिमिनल केस जो है बनेगा। हाँ लव, कल करेंगे, ठीक है। तो घर पे एक बार जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। 18 को कहूंगी, 18 आज हमने करा है, आज 19 हमने करा है, एक बार में एक ही जगह सूट होगा सपना, है ना। तो 18 और 19 को बहुत अच्छे से आप घर जाके रिवाइज करिएगा, और घर जाके रिवीजन के बाद जो है अगर डाउट ना आए तो बहुत बढ़िया, उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछना। क्लियर। मैं हमेशा हर दिन आपको कहता हूं कि पहले रिवीजन, ठीक है, रिवीजन फिर रिवीजन फिर रिवीजन, फिर उसके बाद डाउट आए तो पूछो, ठीक है। गरिमा गुप्ता ये इसका जवाब आपको 20 में मिलेगा, है ना। सपना कुमारी सिंह अपना भेजो क्वेश्चन, तभी तो लूंगा, भेजो आप। बीएनएस की लास्ट क्लास जो हुई थी अभी तक पीपीटी नहीं आई, प्लीज एक बार उनसे, ठीक है मैं बोल दूंगा। PYQ आप भेज देना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे प्रशांत। एक बार घर पे जाके आप रिवीजन करिएगा अच्छे से सेक्शन 18 का, इनसे हाँ लॉन्ग टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से लंबे क्वेश्चन आते हैं, ज्यूरिसडिक्शन से, सेक्शन 9 से, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो मान लो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, और ज्यूरिसडिक्शन फिर भी कोर्ट ने जो है उसे ट्राई करा, है ना, और उससे मुझे इररिपेरेबल लॉस हो गया कोई, है ना, ऐसा लॉस जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, दैट इज फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, पर प्लेंटिफ को पता था कि साहब अगर वहां पर फाइल होगा कोर्ट, तो वहां पर फाइल होगा तो मतलब तो मैं आ नहीं पाऊंगा, है ना, और वो एक्स पार्टी डिग्री करा लेगा, है ना। तो मैं कहूंगा सर जानबूझ के इसने उसी कोर्ट में फाइल किया ज्यूरिसडिक्शन ना होते हुए भी, क्लियर, ताकि इसे पता था कि मैं वहां नहीं आ सकता, मेरे वहां बहुत दुश्मन है ना, तो इसीलिए उस कोर्ट में फाइल किया जानबूझकर, जबकि वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, और कोर्ट ने ये पता होते हुए भी कि जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी वहीं ट्राई किया और एक्स पार्टी डिग्री कर दी, है ना। तो फेलियर ऑफ जस्टिस कुछ भी हो सकते हैं। हाँ सेक्शन 19 में केवल मूवेबल और पर्सन की, हाँ ऑब्वियसली बात है। देखो हमेशा जब अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन लाएगी मनीषा चौहान, तभी तो अनसर्टेनिटी डेवलप होगी। सर सिविल में सिविल रॉन्ग और बीएनएस में मिसचीफ होता है। मिसचीफ अलग चीज है, मिसचीफ इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस, मिसचीफ इज अ टाइप ऑफ ऑफेंस। सिविल रॉन्ग बहुत सारे हो सकते हैं, मिसचीफ इज एक सेपरेट ऑफेंस है मिसचीफ। प्लीज सर ब्रिंग लास्ट डायग्राम कंपनी रिलेटेड टू टॉट। कल से न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है बेटा, है ना, यूट्यूब पे। मैं कल की क्लास में उसे डिटेल में आपको बता दूंगा। हाँ मतलब यही है कि भाई पूरा आधे से ज्यादा केस वो जो है सॉल्व कर दिया उसने, है ना, फिर खाली लास्ट में पार्टीशन करने के लिए वो पूरा सूट कहीं और ट्राई कराए, तो उससे ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा जब इतनी पेंडेंसी है केसेस की। तो इसलिए हमने कहा कि केवल इस वजह से डिग्री को वॉइड नहीं मान लिया जाएगा कि उस पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। सर एपीओ का इंटरव्यू कट ऑफ मार्क्स मिनिमम है क्या सर बिहार में? बेटा पता नहीं, शायद मिनिमम तो शायद नहीं है बिहार, यूपी बिहार में मिनिमम नहीं है, वो मिलते भी नहीं है, 40 से कम मिलते भी नहीं, 40 मिनिमम नंबर होते हैं सबके।
ठीक है, चलिए ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं बीएनएस की क्लास में। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। घर जाके जरूर रिवाइज करिएगा, सेक्शन 18 19 बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। जी के जीएस की सीरीज मैं बता दूंगा आपको कल पूरा डिटेल में कि यूट्यूब पे अब क्या हमने प्लान किया है। ठीक है, वो सीरीज अब चलेगी। पर्सन रिलेटेड बताया तो डिफेमेशन पर्सन रिलेटेड हो सकता है। ठीक है बेटा, रूपेंद्र ऑर्डर 21 तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे मैं कैसे बता दूं। ठीक है, चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अब सीपीसी में। आज बीएनएस की क्लास है 6:15 जो होती है डेली। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने सेम कोड नहीं लिखा। रिविजनल कोड तो वो उस कोड में जाएगा जिस पर रिवीजन करने की जुरिस्डिक्शन होगी, उसी कोड में थोड़ी जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।